हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं बुद्धिज़्म। आज के सेशन में हम मेनली फोकस करने वाले हैं बुद्धिज़्म के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में हम जैनिज़्म के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं द रीज़न फॉर अराइज ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के अराइज होने के रीज़न क्या थे? तो 2-3 रीज़न थे, जिसमें सोशल रीज़न है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो कास्ट सिस्टम था वो काफ़ी रिजिड हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे इनइक्वालिटी आने लगी, और इनइक्वालिटी आने की वजह से क्षत्रिय जो है यहाँ पे अराइज हो रहे हैं, ठीक है। क्षत्रिय जो है इस कास्ट सिस्टम में जिसके थ्रू इनइक्वालिटी हो रही है, इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं। तो क्षत्रियाज में हम देखें तो जो जैन से महावीर जैन थे और बुद्ध थे, दोनों ही कौन थे, दोनों ही क्षत्रिय वर्ण सिस्टम से दोनों ही बिलोंग करते थे। तो एक ये रीज़न था। अगला यदि हम रिलीजियस रीज़न देखें तो रिलीजियस रीज़न में क्या है कि लेटर वैदिक टाइम पे जो है काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे अब क्या होने लगा था, अब रिचुअल्स और सेरेमनीज जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी थी, और इन सभी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और सेरेमनीज को जो है कॉमन पीपल एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये भी एक रीज़न था कि उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को अपनाया, ठीक है। अब है ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। धीरे धीरे जो ब्राह्मण थे, पृष्ठ थे, वो खुद को सुपीरियर मानने लगे थे और वो संस्कृत जानते थे, जिसकी वजह से वो जो है अपने ही अनुसार अपने धर्म को एलैबोरेट करते थे, जो उनकी मर्जी करे उस अनुसार वो एलैबोरेट करते थे। हम देखें तो इसी के विपरीत जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है वो सभी के लिए खुले हुए थे, और वो लोकल लैंग्वेज का भी, प्राकृत और पाली लैंग्वेज का भी यूज़ कर रहे हैं, जो कि आम लोगों के लिए उसको समझना काफ़ी ईजी हो जा रहा है, ठीक है। अगला यदि हम देखें तो अगले में है इकोनॉमिक रीज़न। ये जो है इंपॉर्टेंट रीज़न है इकोनॉमिक रीज़न। देखो जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वैश्याज हैं उनकी कंडीशंस काफ़ी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो वो क्या चाह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वो उनका भी सोशल स्टेटस थोड़ा बढ़े, क्योंकि वैश्याज ही कौन थे, जो टैक्स को देने का काम करते थे। अब जब वो ये चाह रहे हैं कि उनकी कंडीशन सोशली जो है स्टेटस बढ़े उनका, लेकिन वर्ण सिस्टम इस चीज़ को अलाउ नहीं करता था। वैश्याज हैं वो मनी लैंडिंग नहीं कर सकते, लेकिन जब वो एक व्यापारी हैं तो उसके लिए उनके लिए ट्रेड करने के लिए कंपलसरी हो जाता है कि वो धन को उधारी पर लें, लेकिन वेद ऐसा डिनाई करते हैं। तो इस वजह से वैश्यास जो थे उन्होंने ये जो नए रिलीजन जैनिज्म और बुद्धिज्म के फॉर्म में निकल के आ रहे हैं, इन्हें सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगला एक रीज़न है कि एग्रीकल्चर धीरे धीरे जब सरप्लस हो रहा है, और एग्रीकल्चर सरप्लस होने के साथ साथ एनिमल्स की डिमांड जो है बढ़ रही है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन एक तरफ जब हम जहाँ देख रहे हैं तो एक तरफ क्या हो रहा है, एनिमल सेक्रीफाइस भी किए जा रहे हैं, बलि के तौर पर दिए जा रहे हैं। और जबकि जैनिज्म और बुद्धिज्म नॉन वॉयलेंस का कॉन्सेप्ट लेके आया था कि अहिंसा करनी है, हिंसा जो है नहीं रखनी है किसी भी जीव के प्रति। तो जिसकी वजह से क्या था, वेल सेटल्ड एग्रियन कम्युनिटी थी, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल धर्म रहे, ठीक है। तो यही सभी रीजंस थे जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बुद्धिज्म और जैनिज्म अराइज हो रहे हैं। ये दोनों के ही रीजंस हैं अराइज होने के, आप दोनों में ही कोड कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में होता है। कहाँ पे, लुम्बिनी में हो रहा है, कपिल वस्तु में। ये कहाँ पे है, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, ठीक है। इनके फादर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य क्लान से रिलेटेड थे। मदर जो थी माया देवी थी, जो कि बुद्ध को जन्म देने के 7 डेज के अंदर ही इनकी डेथ हो जाती है, और इनका पालन पोषण जो करते हैं इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती हैं, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ता है, गौतम बुद्ध पड़ता है, ठीक है। बचपन में इनको सिद्धार्थ नाम से बुलाते थे। इनकी वाइफ है जिनका नाम है यशोधरा, जिन्हें गोपा, बिंबा या भद्द कक्षना भी कहते हैं। इनके पुत्र का नाम है राहुल। ये इनकी लाइफ में एक 4 इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसके बाद ये जो है अपना घर जो है त्याग देते हैं और संन्यास के फॉर्म में चले जाते हैं, यानी कि घर छोड़ के ज्ञान प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। तो वो 4 इवेंट्स कौन से थे, उसमें थे कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर एक डेड बॉडी को देखते हैं, और उसके बाद क्या देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। तो उस सन्यासी को देखने के बाद ये देखते हैं कि ये लाइफ में कितना ज़्यादा खुश है। तो इसके बाद इनके जो है विचार बदल जाते हैं, और ये 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को छोड़ देते हैं। और इस घर को छोड़ने की प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं हम, महाभिनिष्क्रमण। और हॉर्स जो है वो किस चीज़ का प्रतीक है, हॉर्स जो है इनके घर छोड़ने का ही प्रतीक है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये 6 वर्ष के बाद जो है 35 ईयर की एज में ये बोध गया में जाते हैं, उरुवेला में, जहाँ पे एक पीपल का पेड़ होता है जिसे बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति की वजह से इन्हें प्रज्ञावान भी कहा जा रहा है। बुद्ध को क्या बोल रहे हैं, प्रज्ञावान कहा जा रहा है। और ये किस रिवर के किनारे, तो रिवर जो है निरंजना रिवर है, जिसे फाल्गु रिवर भी बोलते हैं। निरंजना रिवर जो है 2 धाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें एक है निरंजना और एक है मोहना। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पे जब बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध जाते हैं अब कहाँ, सारनाथ। सारनाथ के ऋषिपत्तनम में यहाँ पे एक डियर पार्क है, वहां पे जाके ये अपने 5 शिष्य होते हैं जिन्हें ये अपने उपदेश देते हैं। और ये जो पहला उपदेश दे रहे हैं सारनाथ में, इसको बोल रहे हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये किस लैंग्वेज में दे रहे हैं, तो ये पाली लैंग्वेज में जो है इन्हें उपदेश दे रहे हैं। और कौन कौन से शिष्य थे, जिसमें थे कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और सागी। ठीक है, अच्छा, बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि शाक्य कुल से रिलेटेड थे। ठीक है, और तथागत भी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ सिंबल्स देखते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स थे। तो इंपॉर्टेंट सिंबल जो थे बुद्ध के लाइफ के, वो है लोटस। लोटस है बर्थ का प्रतीक, इनके जन्म के प्रतीक को शो करता है। हॉर्स जो है वो घर त्यागने को यानी कि महाभिनिष्क्रमण को बताता है। बोधि वृक्ष जो है इनलाइटनमेंट को यानी कि इनकी जो निर्वाण है उसको दिखाता है। व्हील किसको दिखा रहा है, व्हील दिखा रहा है फर्स्ट सर्मन यानी कि पहला जो उपदेश दिया था उसे बोल रहे हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और स्तूपा किसको डिनोट करता है, स्तूप जो है डिनोट करता है इनकी डेथ को यानी कि परिनिर्वाण को जो है डिनोट करता है। अच्छा, इनकी मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी, कहाँ पर इन्होंने अपना शरीर त्यागा था, तो इन्होंने जो है 483 BC में जो है कुशीनारा, यूपी के कुशीनगर में, कुशीनारा में इन्होंने क्या किया था, अपना शरीर त्याग दिया था। इन्हें चुंद के द्वारा भोजन दिया गया था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। और इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका अंतिम संस्कार किसने किया था, इनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ सिंबल्स हैं, जिसमें क्या दिया गया, गोल्ड फिश किसका है, गुड फॉर्च्यून का है, अच्छे भाग्य का है। छत्र, छत्र किसका है, रॉयल्टी का, छत्र किसका है, रॉयल्टी और प्रोटेक्शन को शो करता है। कलश जो है वो स्पिरिचुअल और मटेरियल एबंडेंसेस को शो करता है। लोटस जो है किसका है, पद्म, मेंटल स्पिरिचुअल प्योरिटी को। ये जो शंख है ये क्या है, स्प्रेड ऑफ हिज टीचिंग को शो करता है। इसके बाद है श्रीवत्स, श्रीवत्स है इनफाइनाइट विजडम। उसके बाद है विक्ट्री बैनर यानी कि ध्वज, ध्वज किसको शो कर रहा है, ये है विजडम ओवर इग्नोरेंस। उसके बाद है व्हील यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन, दिस इज द टीचिंग ऑफ बुद्धा को शो करता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टेनेंट्स ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन कौन सी शिक्षाएं हैं, किस किस चीज़ों के बारे में बात करिए उसको एक बार देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग जो थी वो ओरल टीचिंग थी उनकी। और वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि देखो इन्होंने एक माध्यमिक मार्ग का कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ये बोलते हैं ऐसा भी नहीं करना कि तप का बहुत ज़्यादा अभ्यास करना है, बहुत ज़्यादा कठोर तप करना है, कठोरता भी नहीं करनी, और ऐसा भी नहीं संसार के सुखों में लिप्त हो जाना है। एक बीच का मार्ग हमें जो है अपनाना चाहिए, जो बैलेंस करके चले दोनों चीज़ों को। ठीक है, और वो बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी प्रशंसा के लिए स्वयं ही क्या होता है, स्वयं ही जिम्मेदार होता है। इन्होंने जो है 4 नोबल ट्रुथ के बारे में बताया है, दुख यानी कि सफरिंग, और हर दुख का कुछ ना कुछ कारण होता है, जिसे क्या बोल रहे हैं, जिसे हम बोल रहे हैं दुख समुदाय। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो ये दुख का कारण है इसका कुछ निवारण भी अवश्य होगा, इसको बोल रहे हैं निरोध, दुख निरोध। ठीक है, और उसके बाद आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। निरोध गामिनी प्रतिपदा का मतलब है कि 8 फोल्डिंग पाथ्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, बुद्ध के जो अष्टमार्ग हैं उनका अनुसरण करके इन दुखों से हम निवारण पा सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम यहाँ देखते हैं, इन्होंने जो है पंचशील का सिद्धांत भी दिया है, 5 शील्स के बारे में भी बताया है, और इसके अलावा 10 शील्स के बारे में भी बात करते हैं। ये जो 5 शील हैं वो जो नॉर्मल पीपल्स हैं उनके फॉलो करने के लिए, जबकि जो 10 शील हैं वो कौन फॉलो करेंगे, वो फॉलो करेंगे जो लोग मॉन्क्स हैं। ठीक है, तो इसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब किसी भी चीज़ का ज़्यादा संग्रहण नहीं करना, अस्तेय मतलब किसी भी चीज़ की चोरी नहीं करना, मद्य सेवन ना करना यानी कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट को नहीं लेना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है, और जो पंचशील है उसमें है वॉयलेंस, स्टीलिंग, सेक्सुअल मिसकंडक्ट, लाइंग या गॉसिपिंग, और अगला है टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस। ओके, सो द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से हैं बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म में जो त्रिरत्न है वो है बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, ये याद रखना है हमें। अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं जो अष्ट मार्ग दिया है, अष्टांगिक मार्ग दिया है, संसार में दुखों से मुक्ति होने के उन्होंने ये 8 चीज़ें बताई हैं। यदि कोई व्यक्ति इन 8 चीज़ों को फॉलो कर लेता है तो जो दुख है उस दुख के कारण से मुक्त हो सकता है। वो कौन कौन से हैं, उसमें है राइट व्यू, मतलब नो द ट्रूथ, सत्य को जानने की कोशिश करो और सही चीज़ें देखो, राइट इंटेंशन, सही इंटेंशंस हो, फ्री योर माइंड ऑफ इविल। ठीक है, अगला है राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट
हर्ट्स अदर, ऐसा कुछ मत बोलो जिससे दूसरों को हर्ट हो। राइट एक्शन, राइट एक्शन मतलब वर्क फॉर द गुड ऑफ अदर्स, दूसरों के भले के लिए काम करो। राइट लिवलीहुड मतलब रिस्पेक्ट लाइफ। राइट एफर्ट, रेजिस्ट इविल। राइट कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस मेडिटेशन। और राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट्स। तो इस तरीके से ये जो 8 हैं ये अष्टांगिक मार्ग इसको कहा जाता है। इनको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति जो दुख से पीड़ित है वो इनको फॉलो करके उस दुख से मुक्ति पा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं। देखो बुद्धिज्म में जो है सोल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया, यानी कि बुद्धिज्म आत्मा को नहीं मानता है और गॉड को भी नहीं मानता है। द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धास टीचिंग वॉज द अटेनमेंट ऑफ निब्बानास, यानी कि जो भगवान बुद्ध हैं उनकी सभी टीचिंग्स का एक अंतिम सार क्या है? निर्वाण प्राप्त करना। क्या करना? निर्वाण प्राप्त करना, यही उनका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, अब आगे हम 2-3 चीज़ें और देखते हैं, जिसमें एक क्षणिकवाद, अनात्मवाद और प्रत्यय समुत्पदा। ठीक है, क्षणिकवाद में क्या है? क्षणिकवाद बोलता है नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। जितनी भी घटना हो रही है, जितनी भी घटना हो रही है सब क्या है? टेम्परेरी बेसिस पे हो रही है सारी घटनाएं। निरंतर हर चीज जो है टाइम टू टाइम बदलती रहती है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको परमानेंट कहा जा सके। तो क्षणिकवाद में नथिंग इज परमानेंट के थ्रू हम इसको याद रखेंगे। अगला है अनात्मवाद। अनात्मवाद मतलब सोल जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, सोल को नहीं मानते यहाँ पे। ठीक है, अगला है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है एवरीथिंग हैज अ रीजन, जो कुछ भी इवेंट, जो कुछ भी घटना हो रही है, जो कुछ भी कर्म है, उन सब का एक कारण होता है। ठीक है, क्या याद रखना है? हर चीज किसी न किसी कारण से होती है, तो इसको हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे एक चीज और देखते हैं। यहाँ पे 6 परिपूर्णता की भी बात करेगी, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। यह है बुद्धिमत्ता या प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है सबसे बड़ी परिमिता है इनमें। उसके बाद है शील, दान, शांति, वीर्य और ध्यान। तो इन्हें याद रखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखते हैं। फर्स्ट, अच्छा बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में देखें। हम यहाँ पे नॉर्मली बुद्धिस्ट काउंसिल को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम पहले की क्लास में बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड ट्रिक बना चुके हैं, जिसमें हम इजीली याद कर लेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल को। इसमें ट्रिक दे रखी है कि इजीली हम बुद्धिस्ट काउंसिल को कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 BC में। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 3 पिटाकास का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि जो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन्हें 3 पिटाकास में डिवाइड किया जाता है। लेकिन इनका जो रिटन फॉर्म है वो 25 BC से स्टार्ट होता है और पाली लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये कौन कौन से 3 पिटाकास है? इनमें है विनय पिटाका, सुत्त पिटाका और अभिधम्म पिटाका। ठीक है, विनय पिटाका में क्या है? जो मॉन्क्स हैं उनके लिए रूल्स दिए गए हैं, डेली लाइफ में उन्हें किन रूल्स का फॉलो करना है। सुत्त पिटाका में है जो बुद्ध की मेन टीचिंग्स हैं। ठीक है, जो भगवान बुद्ध बोलते हैं मेन टीचिंग्स के बारे में, उनके बारे में दिया गया। और अभिधम्म पिटाका में क्या है? उनके फिलोसफिकल एनालिसिस दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के कितने सारे ब्रांचेस थे, किस किस पार्ट में डिवाइड थे, तो उसको देखेंगे। देखो यहाँ पे 2 हैं, हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो बुद्धिज्म की ओरिजिनल टीचिंग्स हैं, जो भगवान बुद्ध ने ओरिजिनल टीचिंग्स दी हैं उन्हें हीनयान कहते हैं। हीनयान में जो है बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं, उन्हें एक महापुरुष के रूप में माना जाता है। और यहाँ पे मूर्ति पूजा भी नहीं की जाती है हीनयान में। ठीक है, इनका जो अल्टीमेट एम होता है वो क्या होता है? निर्वाण को प्राप्त करना इनका अल्टीमेट एम होता है। ये लोग पाली भाषा को फॉलो करते हैं, जिस लैंग्वेज में भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। ये लोग पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, यानी कि ये लोग रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते कि वापस से ऐसा नहीं है कि जन्म होगा। ठीक है, उसके बाद है अहर्त होते हैं इनमें। अहर्त इनके आदर्श होते हैं, मतलब जो क्या करते हैं? अहर्त है जो स्वयं के मोक्ष की बात करते हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति है जो खुद के मोक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत मोक्ष पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे ये जो हीनयान है ये कहाँ पे पाया जाता है? तो श्रीलंका, लाओस, साउथ ईस्ट एशिया की साइड जो है हीनयान बुद्धिज्म पाया जाता है। अशोका ने भी इस हीनयान को ही फॉलो किया था। इसे परित्यक्त्यान, थेरवाद, स्थिविरवाद या लघु चक्रवाहन भी कहा जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये नेम चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं महायान। सो महायान में बुद्ध को एज अ भगवान ट्रीट किया जा रहा है, गॉड के तौर पे मानते हैं। और जब गॉड के तौर पे मान रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनके जो आदर्श थे वो अहर्त थे, तो इनके आदर्श बोधिसत्व होते हैं। बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व वो होते हैं जो
खुद जो है निर्वाण के रास्ते पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए अपने निर्वाण को थोड़े टाइम के लिए डिले कर देते हैं। यानी कि ये सार्वभौमिक मुक्ति पर ध्यान देते हैं कि मेरी मुक्ति के साथ साथ अदर लोग की भी मुक्ति हो, जबकि अहर्त क्या कर रहे हैं, वो स्वयं के मोक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिनल पाली लैंग्वेज यूज कर रहे थे, बल्कि यहाँ पे लैंग्वेज क्या आ गई है, लैंग्वेज जो है पाली प्लस संस्कृत का कुछ मिक्सचर टाइप का आ गया है, हाइब्रिड यानी कि मिक्स संस्कृत सी है यहाँ पे। ठीक है, ये मोक्ष प्राप्त किससे करते हैं, ये बोलते हैं कि मोक्ष प्राप्ति आस्था के द्वारा की जा सकती है, जबकि ये क्या बोल रहे थे, कर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। ये जो है पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को मानते हैं। ये कहते हैं कि दया जो है वो कर्म से ऊपर है। यहाँ पे कर्म का कॉन्सेप्ट अधिक रख रहे थे, और यहाँ पे कहते हैं कि दया जो है वो कर्म से काफी ऊपर है। जो महायान है, महायान बुद्धिज्म जो है वो कहाँ कहाँ है ये ब्रांच, ये तो चाइना में है, उसके बाद है जापान, ताइवान, इंडिया एक्सेट्रा में महायान है। ठीक है, कनिष्क जो थे कुषाण का, वो फॉलो करता था इसको। नागार्जुन और आर्यदेव महायान ब्रांच से ही रिलेटेड है, और इसे जो है बोधिसत्वयान या महाचक्रवाहन भी कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने हीनयान और महायान देखा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उसके अलावा दो ब्रांचेस और हैं, 3 ब्रांचेस को देखते हैं, जिसमें एक वज्रयान। सो वज्रयान क्या है, महायान का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, महायान की तरह ही, लेकिन यहाँ पे तंत्रास प्रैक्टिस किए जाते हैं। ठीक है, ये इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, तो इसका ओरिजिन तिब्बत में हुआ है। ठीक है, तारा देवी जो है उनकी यहाँ पे पूजा करी जाती है। यहाँ पे कुछ जादुई शक्तियों की बात करी गई है, जादुई शक्तियों को यहाँ पे पूजा जाता है। जो वज्रयान है वहाँ पे गुरु जो होते हैं उनको लामा कहा जाता है। यहाँ पे भी मॉडिफाइड संस्कृत को ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे नवयान देखते हैं। नवयान का क्या है, तो नवयान का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था। ये महायान और वज्रयान को नहीं मानते हैं नवयान वाले, और इनकी टीचिंग्स जो है वो किस चीज़ पे, ये सोशल इक्वालिटी को लेके बात करते हैं कि जो लोअर कास्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है वो ना हो, और सोशल इक्वालिटी पर जोर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक ब्रांच और है जो है जैन। जैन ब्रांच जो है वो महायान की ही ब्रांच है, महायान की तरह। ये कहाँ पे, ये चाइना में इसका ओरिजिन हुआ है, और ये तांग डायनेस्टी के टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ है। ये लोग किस पे फोकस करते हैं, तो ये मेडिटेशन पर अधिक फोकस करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं। देखो, बुद्धिस्ट काउंसिल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो आप वहाँ पे जाके ट्रिक वाली वीडियो देखो कि ट्रिक जो है कितने अच्छे से समझाई गई है, बहुत ईजिली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसिल जो है 486 BC में हो रही है। अजात शत्रु जो थे उन्होंने इसका संरक्षण किया था। ये अध्यक्ष कौन थे इसके, तो महाकश्यप और उपाली जो अध्यक्ष थे, राजगृह में हुई थी ये। और यहाँ पे कंपाइल क्या हुआ था, विनय पिटाका और सुत पिटाका यहाँ पे कंपाइल हुए थे। और सेकंड काउंसिल जो है, सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड इन 383 BC, और कालाशोक जो थे शिशुनाग वंश के थे ये। ठीक है, ये जो है इसको पैट्रोनाइज करते हैं, और किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है, सर्वकामनी के द्वारा इसकी क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। वैशाली में होती है ये। यहाँ पे डिवीजन ऑफ संघ होता है, थेरवाद और महासांगिक। थर्ड काउंसिल 250 BC में अशोकास के टाइम पे होती है, और मोगलीपुत्र जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, पाटलिपुत्र में होती है। और यहाँ पे अभिधम पिटक जो है ये यहाँ पे लाया गया था। फोर्थ काउंसिल 1st सेंचुरी के समथिंग होती है। कनिष्क जो कि कुषाण डायनेस्टी के थे, और वसुमित्र जो है यहाँ पे अध्यक्षता करते हैं, कश्मीर में होती है। यहाँ पे 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, हीनयान और महायान। ठीक है, अच्छा, मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में देखें तो ऑलरेडी हम अपने इसी चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के नाम से शायद वीडियो होगा, जैनिज्म, लिटरेचर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी डिटेल में जो है ये कराया गया है। कि लिंक जो है कहाँ पे दी गई है, आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट भारत में बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड होता है। बुद्धिज्म में 2 टाइप के शिष्य होते थे, जिसमें एक होते थे मॉन्क्स यानी कि भिक्षु, और एक उपासक होते थे। मॉन्क्स क्या करते थे, मॉन्क्स करते थे और संघ को ऑर्गेनाइज करते थे। संघ में काफ़ी सारी मीटिंग्स होती थी, टीचिंग्स होती थी, लोग बैठते थे, बुद्ध अपनी स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, और ये ही मॉन्क्स जो थे, इन्होंने ही जगह जगह घूम के फिर इन टीचिंग्स को स्प्रेड करने का काम किया। ठीक है, अब बुद्धिज्म के फैलने के क्या रीज़न थे, तो उसमें एक रीज़न है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज पाली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आम आदमियों की समझ में इजीली आ जाएगी एज कंपेयर टू संस्कृत। ठीक है, ये सभी के लिए खुले हुए थे, मतलब जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो संघ थे वो सभी के लिए खुले थे, चाहे कोई लोअर कास्ट हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब आ सकते थे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे कोई दास है, कोई कर्जदार है, कोई सैनिक है, या फिर कोई रोगी है, इन्हें यहाँ पे अलाउड नहीं था। इससे पहले इन्हें अपने मालिक से क्या करना होता था,
परमिशन लेनी होती थी, ठीक है। ये वर्ण सिस्टम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे और ये लोअर कास्ट को काफ़ी सपोर्ट करते थे, ठीक है। और इन्हें राजाओं के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि बुद्धा कहाँ से हैं। बुद्धा जो है ऑलरेडी उनके फादर शाक के कुल से हैं। ऑलरेडी जब वो क्षत्रिय हैं तो एक तरीके से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और जब कोई भी चीज़ किसी भी किंग या रूलर के द्वारा पैट्रनाइज करी जाएगी तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया जाएगा। और ये नॉन वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते थे, अहिंसा पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अच्छा जब सारी चीज़ें बहुत सही चल रही थी तो आखिरकार फिर बुद्धिज़्म का डिक्लाइन धीरे धीरे क्यों होता है, क्या रीजंस थे कि बुद्धिज़्म का डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये है कि धीरे धीरे इन्हें जो है जो राजसी संरक्षण मिल रहा था वो धीरे धीरे मिलना बंद हो जाता है। मौर्यास के बाद गुप्ता का टाइम पीरियड आता है और वहाँ पे हिंदुइज्म धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है। हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइव होने लगता है, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, जैसे हुन्स का अटैक हो गया, टर्क्स आ गए, तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो मोनेस्ट्रीज थी, इनकी साइट्स थी, पिलग्रिमेज थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। अगला है तो यहाँ पे क्या है, वो सेम प्रॉब्लम फिर से आने लगी। जो वैदिक रिचुअल्स में प्रॉब्लम्स थी वो सेम प्रॉब्लम बुद्धिज्म में भी आने लगी। यहाँ पे करप्शंस बढ़ने लगे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स होने लगी। जिन चीज़ों की वजह से लोगों ने बुद्धिज्म को फॉलो किया था उस वजह से क्या हो गया, ये बुद्धिज्म में भी वही कमियां आने लगी। आगे क्या है कि यहाँ पे जो मॉन्क्स थे अब वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ज़्यादा पैसा जो है इन संघ में आ रहा है, जिसकी वजह से अब वो करप्शन उनके अंदर आ गया है। और अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जो सांसारिक चीज़ें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं, ठीक है। ओरिजिनल जो बुद्धा की टीचिंग्स थी उनको भूल गए थे, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न था इनके डिक्लाइन का। आगे है मल्टीपल डिवीजन ऑफ सेक्ट्स। देखो इससे क्या हो रहा है कि जब बहुत सारे डिवीजन्स हो जाएंगे तो हर सेक्ट की अपनी एक धारणा बन जाएगी। जैसे हीनयान तो ओरिजिनल टीचिंग्स पे ध्यान देता है, बट महायान क्या है, महायान में धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे संस्कृत आ गई है और बुद्ध को गॉड के फॉर्म में मानने लगे हैं। मतलब काफ़ी हर सेक्ट की अपनी विचारधारा बन जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो कोर टीचिंग है बुद्ध की उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो हिंदुइज्म में क्या हो रहा है, हिंदुइज्म वापस से अब रिफॉर्म हो रहा है। अब कैसे, जैसे देखो अब उन्हें पता लगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहे हैं दोनों धर्म। रीज़न क्या है, तो उन्होंने जब रीज़न खोजा तो उन्होंने क्या किया, हिंदुइज्म में शाकाहार पर काफ़ी फोकस करने लगे। क्या करने लगे, शाकाहार पर फोकस करो, कोई भी नॉनवेज नहीं खाएगा। अपोजिंग एनिमल सेक्रीफाइसेस, और जो एनिमल सेक्रीफाइस कर रहे थे उसको भी वो अपोज करने लगे थे, ठीक है। इसके अलावा आदि शंकराचार्य थे, उन्होंने मठ की स्थापना करी थी। सेम किसके लिए, हिंदुइज्म को रिवाइव करने के लिए, जैसे बुद्धिस्ट मॉडल पे ही अपने हिंदू मठ की स्थापना करी थी। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है, ये भी फैक्ट है। ये आदि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या फिर छुपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, हिंदुइज्म में भी जो हिंदू टेक्स्ट हैं उनमें बुद्धा को एज अ अवतार ऑफ विष्णु माना जाने लगा, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो वर्नाकुलर लिटरेचर थी, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में लिटरेचर लिखी जा रही थी, पहले पाली में लिखी जा रही थी, लेकिन बाद में क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसको संस्कृत में लिखा जा रहा है, यानी कि आम लोगों से फिर उसकी दूरी फिर से बढ़ जाएगी संस्कृत। मेन रीजन क्या था, लोगों का फॉलो करने का, इजी लैंग्वेज होना और एकदम सिंपल चीज़ें होना धर्म में, और उसके अलावा क्या होना, उसके अलावा कोई भी करप्शन नहीं होना, कोई भी फालतू के सैक्रिफाइसेस रिचुअल्स नहीं होना। इन सभी इजी और सूदिंगनेस की वजह से लोगों ने फॉलो किया था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बुद्धिज्म जो है अब धीरे धीरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है बुद्धिज्म में नजर आ रही हैं। एक ट्रिक देख लेते हैं, तो ये ट्रिक है जिसके थ्रू किसने बुद्धिज्म को फॉलो किया था, जिसमें है बापू का हाथ, जिसमें बिम्सार, अशोक, प्रसेनजीत, उदय सेन, कनिष्क और हर्षवर्धन, ठीक है, ये याद रखना है। आगे हम देख रहे हैं बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। काफ़ी सारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, जिनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, जिसमें नालंदा, उदांतपुरी और विक्रमशिला, तीनों कहाँ हैं, बिहार में। तो नालंदा की स्थापना करी थी कुमारगुप्त ने, उदांतपुरी की स्थापना करी थी गोपाल ने, विक्रमशिला की स्थापना करी थी धर्मपाल ने, सोमापुरी और जगदल्ला कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, और सोमापुरी की स्थापना करी थी धर्मपाल ने, और जगदल्ला की स्थापना करी थी रामपाल ने, और वल्लभी है गुजरात में, और इसकी स्थापना भट्टारिका मैत्रक ने की थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। देखो भिक्षुक यानी कि मॉन्क किसको कह रहे हैं, जिसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, ठीक है। उपासक किसको कह रहे हैं, उपासक का मतलब है जो ग्रस्त जीवन जीते हुए बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं, यानी कि जो गृहस्थी में भी हैं और बुद्धिज्म को भी फॉलो कर रहे हैं, उन्हें उपासक कह रहे हैं। उपसंपदा किसको बोल रहे हैं, उपसंपदा मतलब बुद्ध धर्म में आने की एक प्रोसेस को उपसंपदा कहा जा रहा है। धम्म का मतलब क्या है, जो नैतिक नियम है और जिनका पालन करना होता है उन्हें धम्म कहते हैं। यहाँ पे धम्म का मतलब धर्म बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे धम्म का मतलब
मतलब है नैतिक नियम, ठीक है। पारमिता क्या है, पारमिता का मतलब है दूसरी ओर गमन कर जाना, ठीक है। श्रमण का मतलब क्या है, श्रमण का मतलब है स्वयं मेहनत करना। प्रज्ञ का मतलब क्या है, प्रज्ञ का मतलब है बुद्ध जीवन जीने के लिए गृह त्यागना, ठीक है, इसको क्या बोले प्रज्ञ। वास का मतलब क्या है, वास का मतलब है जब रेनी सीजन होता है तो 3 मंथ्स के लिए यानी कि जुलाई टू अक्टूबर जो है एक जगह ही स्टे कर जाते हैं सभी मॉन्क्स, उसको बोलते हैं वास। मुदिता का मतलब क्या है, मुदिता का मतलब है दूसरे के विकास में खुश होना, ऐसे मुदिता कहते हैं। उसके बाद है मैत्री, मैत्री का मतलब है सभी पर दया करना, ठीक है। अब है यहाँ पे उपोषित, उपोषित मतलब है जो दूषित मस्तिष्क है उसको साफ करने का एक दिवस होता है जिसे उपोषित कहते हैं, ठीक है। बोधि क्या है, बोधि बोल रहे हैं ज्ञान प्राप्ति को, और किसके द्वारा होगी, बाई अष्टांगिक मार्ग। रिक्ता क्या है, रिक्ता है ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को रिक्ता कहा जाता है। अच्छा एक चीज देखो, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था महायान में बोधिसत्व, ये जहां हम देख रहे थे बोधिसत्व कौन होते हैं, बोधिसत्व वो होते हैं जो खुद निर्वाण के बहुत करीब हैं लेकिन अपने निर्वाण को कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं दूसरों के अच्छाई के लिए। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि ऐसे जरूरी नहीं है कि बोधिसत्व मनुष्य के फॉर्म में ही जन्म लें, वो पशु के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखनी यहाँ पे, कश्यप बुद्ध कौन है, कश्यप बुद्ध जो है गौतम बुद्ध से पहले के जो बुद्ध थे उन्हें कहा जाता है कश्यप बुद्ध। 3 कॉन्सेप्ट हैं आपके यहाँ, स्तूपा, चैत्य और विहार। स्तूपास का मतलब क्या होता है, जैसे बुद्ध हैं या फिर बोधिसत्व हैं या फिर मॉन्क्स हैं, उनके जो रेलिक्स हैं उनको क्या किया जाता है, उनको एक किसी भी बर्तन में ऐसे रख के और उनके ऊपर ये स्ट्रक्चर फॉर्म की जाती है, ये जिसको क्या बोल रहे हैं स्तूपास बोलते हैं, ठीक है। चैत्य क्या होते हैं, चैत्य इन्हीं स्तूपास के पास एक वर्शिप प्लेस होता है, ठीक है, असेंबली हॉल होता है, उसको चैत्य कहा जाता है। और विहार्स क्या होते हैं, विहार्स होते हैं जब ये बुद्धिस्ट मॉन्क जगह जगह घूमने जाते हैं और इनके रहने का जो प्लेस होता है, काफ़ी लोग विहार बनवाते थे इनके रेन टाइम पे स्टे करने के लिए 3 मंथ के लिए, तो उसे विहार कहा जाता है। तो यहाँ पे स्तूपास को देखते हैं, देखो तो ये स्तूपा जो है ये है, ये जो स्ट्रक्चर कहला रही है इसे हर्मिका कहते हैं। ये जो स्टिक वाली स्ट्रक्चर है इसे छत्री कह रहे हैं, और ये जो 3 तस्त्री नुमा है इन्हें छत्रावली बोलते हैं, ठीक है। ये जो इस तरीके अंडे जैसे स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल रहे हैं, अंड बोल रहे हैं। इसके पास एक यहाँ पे घूमने के लिए एक चारों ओर गोल गोल सा रास्ता बना होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक नीचे होता है, तो जिसे यहाँ पे जो इसकी बाउंड्री है बाहर वाली इसको क्या बोल रहे हैं, वेदिका। और ये जो प्रदक्षिणा पथ में इस दीवार से लेकर यहाँ तक का जो नीचे वाला पाथ है इसको क्या बोल रहे हैं, इसको मेधी बोलते हैं। बाहर जो गेट दे रखा है जिसपे इस तरीके से 3 ये बने हुए हैं इसको तोरण कहते हैं, और यहाँ पे एक सीढ़ी होती है जाने के लिए, उसे सोपान कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देख लेते हैं एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले देखते हैं आर कलाम कौन थे, तो आर कलाम जो है वो गुरु थे किसके, भगवान बुद्ध के। लास्ट रेनी टाइम बुद्ध ने कहाँ पे व्यतीत किया था, तो वैशाली में लास्ट रेन टाइम व्यतीत किया था। इनके जो अंतिम शिष्य थे बुद्ध जो है लास्ट ऐसे शिष्य थे जिन्होंने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली थी। इन्होंने मोस्टली स्पीच कहाँ दी है, सबसे ज्यादा स्पीच श्रावस्ती में दी, और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट थे कहाँ पे थे, तो वो कौशल में सबसे ज्यादा स्टूडेंट थे, ठीक है। उसके बाद है कौशाम्बी में कब आए थे, कौशाम्बी में ये अपने 9वें वर्षावर्ष के समय आए थे, और उदयन उस समय यहाँ के कौन थे, यहाँ के जो है राजा थे। उदयन ने क्या किया था, उदयन ने इन्हें घोषिताराम विहार जो है गिफ्ट किया था रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद है बोधि ट्री। बोधि ट्री जो है वो 5th जनरेशन का है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था जो अभी वर्तमान में, और इससे फर्स्ट वाले को ओरिजिनल वाले को किसने कटवा दिया था, तो शशांक ने, गॉड कौन था, गॉड राजा था जिसने कटवा दिया था, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखनी है कि बुद्धिज्म जो है रीबर्थ को मानता है बट सोल और गॉड को नहीं मानता है, लेकिन हीनयान रीबर्थ को नहीं मानता है, महायान रीबर्थ को मानता है। संघ में महिलाओं का प्रवेश कब स्टार्ट हुआ था बुद्धिज्म में, तो वैशाली से शुरू किया था आनंद के कहने पे, और ये किस वर्ष हुआ था, तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष से शुरू हुआ था। पर्वन क्या है, पर्वन एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, जैसे कि 3 मंथ्स तक तो ये स्टे करते हैं बिहार में, उसके बाद जब वापस से इनका टाइम स्टार्ट होता है घूमने का, तो उससे पहले एक फेस्टिवल पर्वन होता है जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे पिछली जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और आगे क्या प्लान है अब उसका डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये लोग जो भी इनसे अपराध बनते हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं इस फेस्टिवल पे, ठीक है। उसके बाद है भूमि स्पर्श मुद्रा। सो भूमि स्पर्श मुद्रा किस समय की है, भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के समय की है। बुद्ध के फेवरेट स्टूडेंट कौन थे, बुद्ध के फेवरेट स्टूडेंट आनंद और उपाली थे, ठीक है। उसके बाद पहली जो मूर्ति पूजी गई थी भारत में वो बुद्ध की ही थी, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की पहली मूर्ति पूजी गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसे राजा हैं जिन्होंने बुद्ध के लिए कुछ
विहार्स को गिफ्ट किया था, ठीक है, कुछ विहार बनवाए थे और उन्हें जो है दिया था। तो जिसमें पहले हैं प्रसेनजीत, कौशल के हैं, और इन्होंने पुब्बाराम नाम का विहार प्रदान किया था। उसके बाद है एक अंतपिंडक, ठीक है, अनंत पिंडक है, ये एक व्यापारी था जिसने कौशल का था ये भी, और जिसने जेतवार नाम का विहार दिया था। उसके बाद है बिम्सार, बिम्सार मगध के हैं और उन्होंने वेणुवन नाम का जो है विहार गिफ्ट किया था। लिच्छवी है, लिच्छवी जो है वैशाली में है और इन्होंने कुलाग्रशाला जो है नाम का विहार गिफ्ट किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोधिसत्व हैं, बोधिसत्व जो है उनके बारे में देखते हैं। अमिताभ कौन है? अमिताभ जो है बुद्धा ऑफ हेवन कहा जाते हैं, स्वर्ग के बुद्ध कहे जाते हैं। उसके बाद है अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि, किसको कहा जा रहा है? जिनके हाथ में लोटस है, ठीक है, उन्हें अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि कहा जाता है। उसके बाद है क्षितिग्रह, क्षितिग्रह मतलब है शुद्धि स्थानों के संरक्षक को क्या कहा जा रहा है? क्षतिग्रह कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैत्रेय हैं, मैत्रेय हैं जो भविष्य में जन्म लेंगे बुद्ध, उन्हें मैत्रेय कहा जाएगा। मंजूश्री कौन है? मंजूश्री जो है बोधिसत्व हैं जो होल्डिंग अ बुक दैट डिस्क्राइब 10 परमिता, इनके हाथ में एक पुस्तक है जो 10 परमिताओं को डिस्क्राइब करती है, वो मंजूश्री हैं। वज्रपाणि को किस लिए जाना जाता है? वज्रपाणि को पावर के लिए जाना जाता है। बोधिसत्व होल्डिंग अ थंडर बॉल, पाणि, मंजूश्री और वज्रपाणि, इन तीनों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं 3 फैमिली प्रोटेक्टर। क्या बोल रहे हैं? 3 फैमिली प्रोटेक्टर, ठीक है। सीता पात्र क्या है? सीता पात्र अलौकिक खतरों के विरुद्ध रक्षा करते हैं, इनको बोलते हैं, ठीक है। दीपंकर बुद्ध क्या है? दीपंकर बुद्ध। दीपंकर बुद्ध कौन है? यह अतीत के बुद्ध में से एक ऐसे बुद्ध थे जो बुद्ध से पहले आत्मज्ञान तक पहुंचे थे। तो जो बुद्धा से क्या थे? बुद्ध से पहले के एक थे जो कहाँ तक पहुंचे थे? आत्मज्ञान तक पहुंचे थे, ठीक है। तो यही थे दीपंकर बुद्धि, ठीक है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है? उसके बाद हमें याद रखना है सामंत भद्र। सामंत भद्र कौन थे? ध्यान व आचरण से संबंधित थे, जिन्हें सामंत भद्र कहा जाता था, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ चीजें और देखते हैं। यहाँ एक चीज और देखते हैं कि 5 निकाय, 5 कौन कौन से निकाय हैं यहाँ से रिलेटेड। तो इसमें देखो याद रखना है हमें दीघ निकाय, और कौन सा है? और है मध्यम निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय। फिर है संयुक्त निकाय, ठीक है। उसके बाद है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है खुद्दक निकाय, ठीक है, खुद्दक निकाय। आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है अंगुत्तर निकाय के बारे में क्या पता चलता है। हमने लास्ट क्लास में अभी पढ़ा था, कल वाली क्लास में, कि अंगुत्तर निकाय के थ्रू हमें किस चीज के बारे में पता चलता है, ठीक है। आगे हम कुछ 1-2 फैक्ट्स और देखते हैं। सर्वाधिक जो बुद्धा की मूर्ति है, बुद्ध की जो सर्वाधिक मूर्ति है, वो मोस्टली स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा किस में है? वो है गांधार आर्ट में, गांधार आर्ट में है, ठीक है, सर्वाधिक मूर्तियां। लेकिन जो पहली मूर्ति बनी थी वो किस में बनी थी? वो जो है बनी थी मथुरा स्कूल आर्ट में, ठीक है, मथुरा स्कूल आर्ट में बनी थी। ये याद रखनी है कि हेमिस गोम्पा, हेमिस गोम्पा क्या है? हेमिस गोम्पा एक बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या है? ये एक बुद्धिज्म से रिलेटेड ही फेस्टिवल है, एक फेस्टिवल है जो कहाँ पे मनाया जाता है? लद्दाख में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पे हम जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, अगले सेशन में देखो हम क्या देखेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। क्या 2-3 चीज़ें ये याद रखनी है कि हम जो है देखो ऑलरेडी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उन पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो वीडियो जाके देखो। सेकंड है बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हैं उन पे ऑलरेडी ट्रिक की वीडियो बन चुकी है, वो भी चेक करनी है आपको जाके, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। और आगे की जो हम अब एक क्लास होगी, यदि बुद्धिज्म से रिलेटेड हम कोई क्लास बनाते हैं तो उसमें हम एक एक्स्ट्रा अलग से क्या बना देंगे? जो इनकी मुद्राएं हैं, मुद्राएं से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड एक अलग से क्लास बना देंगे, ठीक है। ये जो लिटरेचर वाला है इसमें बहुत डीप में कराया गया है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करा दी गई हैं, और इसमें ये भी बताया गया ये पर्सन किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है या जैनिज्म से रिलेटेड है, और इन्होंने किस चीज़ की रचना करी थी, ये भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है बता दी गई हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉल कर लेते हैं एक बार। रिकॉल में क्या कर रहे हैं? बुद्धा का जन्म कब होता है? 563 BC में। कहाँ पे हो रहा है? कहाँ पे हो रहा है? कपिल वस्तु और लुम्बिनी में, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये जो है एक 4 सीन्स देखते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं? उसके बाद ये
महाबी निष्क्रमण का कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या है? महाबी निष्क्रमण, घर छोड़ के चले जाते हैं। कितनी वर्ष की अवस्था में? सो ये 29 ईयर की एज में जो है घर त्याग दे रहे हैं। उसके बाद कितनी एज में इनको मिल रहा है ज्ञान प्राप्ति हो रही है? 35 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे? उरुवेला बोध गया। और कहाँ पे है? पीपल के पेड़ के नीचे है। और कौन सी रिवर है? फाल्गु या कौन सी है? निरंजना नदी के नीचे इन्हें ज्ञान मिल रहा है। उसके बाद अपने 5 शिष्यों को कहाँ पे दे रहे हैं? 5 शिष्यों को कहाँ ज्ञान दे रहे हैं? ये दे रहे हैं सारनाथ में। कौन सा पार्क है? डियर पार्क। ठीक है, डियर पार्क, यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। जिनमें उन 5 के नाम हमें याद रखने हैं, कौंडिय, वप्पा, वादिया, अस्सागी और महानाभा। ठीक है, आगे फिर क्या हो रहा है? ये किस चीज़ को मानते हैं? यहाँ पे बुद्धिज्म में सोल का कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता है, गॉड नहीं मानते हैं। और रीबर्थ में देखें तो देखो, रीबर्थ में भी हीनयान तो नहीं मानना है रीबर्थ, लेकिन महायान रीबर्थ को मानता है। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं? उसके बाद ये वेदास को नहीं मानते हैं, वर्ण के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं, वर्ण सिस्टम को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, और क्या नहीं मान रहे हैं? और ये जो है वेदास को भी नहीं मानते हैं। लैंग्वेज कौन सी है? सो लैंग्वेज है इनकी पाली। ठीक है, 10 शील बताए हैं इन्होंने। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्षणिकवाद, अनात्मवाद, ये एटसेट्रा जो है चीज़ें बताई हैं। तो इनकी डेथ जो है 80 वर्ष की अवस्था में हो रहा है। कहाँ पे? कुशीनारा में। और मल्ल जो है क्या कर रहे हैं? इनका अंत्येष्टि संस्कार मल्ल करते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करी। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।